Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. इस वीडियो के अंदर हम MEG 16 इंडियन फोक लिटरेचर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स कवर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक MEG 16 के लिए आपका जो गेस्ट पेपर है फॉर योर एग्ज़ाम, अगर वो आपने अभी तक परचेज नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो और अपने लिए MEG 16 का जो गेस्ट पेपर है उसे परचेज कर सकते हो। नाउ दोस्तों, हम चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे, जिसके अंदर आपको फोकलोर के बारे में बताना है। तो क्वेश्चन ये है दैट यू नीड टू डिस्कस फोकलोर एज एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे आप शुरुआत करेंगे फोकलोर के बारे में बताते हुए कि फोकलोर क्या है। सबसे पहले फोकलोर गाइज एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है हमारे एग्जिस्टेंस का, बिकॉज इट शोज हाउ पीपल अंडरस्टैंड लाइफ, नेचर, सोसाइटी एंड देमसेल्व्स, कि किस तरीके से जो लोग हैं वो लाइफ को, नेचर को, इन सब चीज़ों को समझते हैं। फोकलोर के अंदर आपकी स्टोरीज, आपके पुराने जो सॉन्ग्स होते हैं, प्रोवर्ब्स, रिचुअल, फेस्टिवल, कस्टम, ये सब कुछ आता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते रहते हैं। फोकलोर इज नॉट रिटन बाय वन ऑथर, इंस्टेड इट ग्रोज विद इन अ कम्युनिटी। तो ये किसी एक ऑथर के द्वारा नहीं लिखा होता, ये साल दर साल मतलब कि सदियों से चली आ रही पुरानी कथाएं होती हैं जो मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती रहती हैं। इनके कोई ऑथर्स नहीं होते हैं। सो थ्रू फोकलोर पीपल शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स, फियर, होप एंड वैल्यू। तो फोकलोर के माध्यम से हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, अपने विश्वासों को, एंड इन दिस वे फोकलोर रिफ्लेक्ट ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन अ वेरी सिंपल एंड नेचुरल फॉर्म। अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे कि फोकलोर किस प्रकार से हमारे एग्जिस्टेंस का एक्सप्रेशन होती हैं। तो फर्स्ट, फोकलोर्स हेल्प people explain the world around them. In earlier times people did not have modern science, तो वो लोग मिथ और लेजेंड्स का यूज़ करते थे, जैसे कि जो भी इवेंट होते हैं उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए, बारिश क्यों हो रही है, बर्थ एंड डेथ, सीजन, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इन्हें एक्सप्लेन करने के लिए जो लोग हैं वो फोकलोर्स का, मिथ्स का यूज़ करते थे। तो फॉर एग्जाम्पल जब हम भगवान के बारे में कहानियाँ पढ़ते हैं, स्पिरिट्स के बारे में, हीरोज़ के बारे में, तो वो सारी चीज़ें हमें समझने में मदद करती है कि आखिर चीज़ें होती क्यों हैं। मतलब कि अगर बारिश आ रही है तो क्यों आ रही है, ठंडर है तो क्यों है। तो पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, क्योंकि मॉडर्न साइंस नहीं था, तो इस प्रकार के मिथ के द्वारा उनको जोड़ के समझाने की कोशिश करते थे। So these stories show how humans try to find meaning in life and nature. This search for meaning is an important part of our existence. और जब आप यहाँ पे meaning के लिए सर्च करते हो तो वो हमारे existence का एक important part बन जाती है। ठीक है। सेकेंडली जब हम बात करेंगे तो गाइस फोकलोर आपके जो कल्चर और आइडेंटिटी है किसी भी कम्युनिटी का, उसे बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करता है। एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स ओन फोकलोर। हम देखते हैं कि हर एक सोसाइटीज़ के अपने फोकलोर, फोक टेल्स, ड्रेस, फूड, फेस्टिवल, ये सब होता है। सो थ्रू द फोकलोर्स पीपल फील कनेक्टेड टू देयर रूट्स एंड एंसेस्टर्स। तो गाइस जो भी हमारी फोक टेल्स होती हैं उनके माध्यम से हम क्या कर पाते हैं, अपने रूट्स से, अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्टेड फील करते हैं। इट गिव्स देम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। व्हेन पीपल शेयर फोकलोर दे ऑल्सो शेयर आइडेंटिटी। This help them survive as a group and pass their culture to the next generation. तो आप क्या देखते हो यहाँ पे कि जो लोग हैं वो एज अ ग्रुप सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है, और अपने कल्चर को नेक्स्ट जनरेशन्स तक पहुँचा पाते हैं। फोकलोर्स हमें मॉरल वैल्यूज़ एंड लाइफ लेसन्स भी सिखाती हैं। तो देखो यहाँ पे मैं आपको जो भी पॉइंट्स बता रही हूँ ना वो आपको ज़रूर पढ़ने हैं, वो किसी ना किसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग में आपकी हेल्प करेंगे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि मेरे जो 2 पुराने वीडियोस हैं ना MEG 16 के,
उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको वो 2 वीडियोस ज़रूर देखने हैं। तो टोटल 3 वीडियोस हो जाएंगे मेरे चैनल पे MEG 16 के, जिनसे आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। फिर भी अगर आपको मैटर कम लगता है देन यू कैन बाय द गेस्ट पेपर। तो फोकलोर्स हमें मॉरल वैल्यूज़ एंड लाइफ लेसन्स को सिखाती हैं। मैनी फोक स्टोरीज हैव सिंपल मैसेज, बहुत सारी फोक स्टोरीज में हमें ऑनेस्टी, काइंडनेस, करेज, हार्डवर्क, इन सब से जुड़े हुए सिंपल मैसेजेस मिलते हैं, ठीक है। So by listening to these story, people learn how to face difficulties and make good choices. तो जब हम फोक टेल्स, फोक स्टोरीज को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि किस प्रकार से हम डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को फेस कर सकते हैं और अपनी लाइफ में गुड चॉइसेस को ले सकते हैं। तो एक तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करने का काम भी फोकलोर्स करते हैं। सो गाइस ये 3-4 पॉइंट्स हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि फोकलोर किस प्रकार से हमारे एग्जिस्टेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे एग्जिस्टेंस का एक एक्सप्रेशन है। ओके, अभी आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, तो वीडियो को गाइस पूरा एंड तक देखना। ह्यूमन इमोशंस एंड क्रिएटिविटी को भी फोकलोर एक्सप्लेन करते हैं। फोक सॉन्ग्स, डांस, जो टेल्स होती हैं वो शो करती हैं जॉ, सॉरो, लव, फियर, होप। तो पीपल यूज फोकलोर टू एक्सप्रेस फीलिंग्स दैट आर कॉमन टू ऑल ह्यूमन। इवन टुडे फोकलोर कंटिन्यूज टू चेंज एंड अडेप्ट। आज भी हम देखते हैं कि फोकलोर बदलती रहती हैं, शोइंग दैट ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज लिविंग एंड मूविंग, नॉट फिक्स्ड। तो ये क्या दर्शाता है कि ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है गाइज वो लिविंग है, फिक्स्ड नहीं है। सो इन द कंक्लूजन, फोकलोर इज अ मिरर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इट रिकॉर्ड्स हाउ पीपल live, think, feel and dream. It connects the past with the present and help people understand who they are. लोगों को समझने में हेल्प करते हैं ये कि लोग कौन हैं। By studying folklore, जब हम folklore की स्टडी करते हैं, we understand humanity better. हम humanity को बेटर तरीके से समझ पाते हैं। Because folklore is not just old stories, it is the voice of human life itself. ह्यूमन लाइफ की आवाज़ होती हैं आपकी फोकलोर्स। ओके, सो ये आपके 3-4 पॉइंट्स हो जाएंगे। अब हम गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जिसके अंदर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप बताना है फोक पोइट्री एंड फोक सॉन्ग्स का। तो आपने फोक सॉन्ग्स सुने होंगे, कोई कोई फोक सॉन्ग्स देखो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। सो फोक पोइट्री एंड फोक सॉन्ग्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फोक लिटरेचर। They are created by the ordinary people and are passed from one generation to another. ये तो हमें पता ही है। और कैसे होते हैं? थ्रू ओरल ट्रेडिशन, मतलब कि बोल के जब हम बताते हैं एक दूसरे को, ये हमारी लाइफ को, हमारे कल्चर, इमोशन, हर चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। सो वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक जो है आपके फोक पोइट्री एंड सॉन्ग्स का इज दैट दे आर ओरल इन नेचर। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक समझ गए कि ये बोलकर एक दूसरे तक पहुंच रहे हैं। दे आर नॉट रिटन डाउन इन द बिगिनिंग बट आर रिमेंबर्ड एंड संग बाय द पीपल। तो बिकॉज ऑफ दिस में चेंज, और समय साथ थोड़ा थोड़ा बदल भी जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात जैसे पहुंचती है तो बदलती चली जाती है। सेम वैसे ही फोक पोइट्री और सॉन्ग्स भी लोगों के द्वारा गाए जाते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर इज देयर सिंपल लैंग्वेज। एक और फीचर क्या होता है, इनकी लैंग्वेज सिंपल होती है, इसमें ईजी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स होते हैं। ऑल्सो गाइज फोक पोइट्री इज ऑल्सो एनॉनिमस एज द नेम ऑफ द क्रिएटर इज नॉट नोन, कि किसके द्वारा ये लिखा गया है वो नहीं पता होता। इसके अंदर आपको स्ट्रॉन्ग ह्यूमन इमोशंस भी देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सारे आपके इसमें क्या आ जाएंगे, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। देन आप इसका स्कोप बताओगे, तो अगर हम स्कोप की बात करें तो काफ़ी वाइड है। दे आर क्लोजली कनेक्टेड विद डेली लाइफ एंड आर संग ड्यूरिंग वर्क, स्पेशली इन फार्मिंग एंड अदर मैनुअल लेबर। ठीक है, जैसे लोग होते हैं ना गाँव में, जैसे फसल कट रही है तो कुछ सॉन्ग्स को गा रहे हैं, वो लेबर करते वक्त लोग गाने गा रहे हैं। तो फोक सॉन्ग्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों की सोशल लाइफ में, एंड वेडिंग फेस्टिवल वगैरह में लोग इन गानों को गाया करते थे। दे आर वेरी रिलीजियस वेयर दे आर यूज्ड इन प्रेयर्स एंड सेरेमनी। Some folk songs tell stories of hero and historical event, helping to preserve history and legends. Besides entertainment, folk poetry also educate people by teaching moral lessons and social values. तो folk poetry हमें moral lessons भी सिखाती है, जिसकी वजह से मतलब हमें सोशल वैल्यू समझ में आती है। हम थोड़े से जो ऑनेस्ट वाली क्वालिटीज़ होती हैं वो हमारे अंदर डेवलप होते हैं, मॉरल वैल्यूज। सो इन द कंक्लूजन, folk poetry and songs are a true expression of people life and culture. They help preserve tradition
एक्सप्रेस इमोशन एंड स्ट्रेंथन सोशल यूनिटी। इसके बाद आपको रामायण वाला क्वेश्चन है, यू नीड टू क्रिटिकली एग्जामिन रामायण इन मॉडर्न साउथ इंडिया बाय पॉला रिचमैन। सो पॉला रिचमैन रामायण इन मॉडर्न साउथ इंडिया, वो क्या स्टडी करती है कि किस प्रकार से रामायण को मॉडर्न जो साउथ इंडियन राइटर्स हैं उन्होंने रीटोल्ड किया है, दोबारा से बताया है। शी शोज दैट द एपिक इज नॉट अ फिक्स्ड और अनचेंजिंग स्टोरी, बट वो क्या दिखा रही हैं कि ये जो एपिक है ये एक अनचेंजिंग स्टोरी, फिक्स स्टोरी नहीं है, बल्कि एक लिविंग ट्रेडिशन है जो टाइम एंड सोसाइटी के हिसाब से बदलता चला आ रहा है, रामायण भी। सो द मेन स्ट्रेंथ ऑफ द बुक, अब हम यहाँ पे कुछ मेन बातें करेंगे जो उनकी बुक की हैं। पहली चीज़ क्या है कि उन्होंने यहाँ पे मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस पे फोकस किया है, तो रिच मैन, वुमेन, लोअर कास्ट कैरेक्टर्स हो गए, डीमंस हो गए रावण की तरह, तो इन सब की स्टोरीज को भी हाईलाइट करती हैं और कहानी को वापस से उन्होंने रीटेल किया है। मॉडर्न राइटर्स रामायण को यूज़ करते हैं, प्रेजेंट डे प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं, जैसे कि जेंडर इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, आपका सोशल इनजस्टिस हो गया। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो एपिक स्टोरी है गाइज, वो एक टूल बन जाती है सोशल क्रिटिसिज्म का, रेदर देन ब्लाइंड वर्शिप। तो किस प्रकार से रामायण की जो कहानी है उसको रीटोल्ड मतलब रीटेल किया गया है नए तरीके से, जिसके अंदर मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस की भी आवाज़ सुनी गई है। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर हम क्या देखते हैं बुक का कि ये वाइड एंड मॉडर्न अप्रोच है। शी इंक्लूड्स वेरी मतलब उन्होंने इसके अंदर सम ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज को इंक्लूड किया है, प्ले को, फोक सॉन्ग्स को भी इंक्लूड किया है। ठीक है, हम देखते हैं कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम सब में ना हमें थोड़ा थोड़ा फर्क देखने के लिए मिलता है हमारी एपिक्स में। सो दिस शोज दैट रामायण कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस लिटरेचर, और आज भी हम क्या देखते हैं कि जो रामायण महाभारत जैसी एपिक्स हैं वो आज भी लोगों की एवरीडे लाइफ को इन्फ्लुएंस करती हैं। She also explains how modernity creates a break from the past, allowing writers to question tradition and suggest social change. So, however, the book has some limitations. अब आप यहाँ पे देखोगे कि इस किताब की कुछ limitations भी हैं। कैसे? तो ये कम attention देती है डिवोशनल एस्पेक्ट को। मतलब कि मेनली आज के समय में हम क्या देखते हैं कि अगर कोई रामायण या महाभारत को पढ़ता है तो उसका एक बहुत बड़ा डिवोशनल रीज़न होता है पढ़ने का, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस वाली बुक के अंदर उन्होंने डिवोशनल एस्पेक्ट को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी है। सो द इमोशनल एंड द रिलीजियस अपील ऑफ द राम एज अ गॉड इज नॉट डिस्कस इन डिटेल। तो राम को एज अ गॉड इसमें डिस्कस नहीं किया गया है। Because of its academic style, the book may not fully explain why the Ramayana still deeply influences millions of devotees. So in the conclusion, Richman का वर्क काफ़ी important है, मतलब रामायण का एक डायनामिक एंड इवॉल्विंग टेक्स्ट बताने में, बट ये फोकस करता है ऑन अ मोर क्रिटिकल एंड मॉडर्न रिटेलिंग। इट सक्सेसफुली शोज हाउ द एपिक रिमेन्स रेलेवेंट इन मॉडर्न साउथ इंडियन सोसाइटी। इसके बाद गाइज आपको अगले क्वेश्चन में गिरीश कर्नाड का जो मतलब वर्क है उसको अप्रिशिएट करना है फोक थिएटर के साथ। ठीक है, तो देखो गिरीश कर्नाड कौन है, तो ही वॉज अ वेरी ग्रेट इंडियन प्ले राइट हु मेड क्रिएटिव यूज़ ऑफ फोक थिएटर इन हिज प्ले। उन्होंने फोक थिएटर के यूज़ किया है अपने प्लेज में। ही डिड नॉट यूज़ फोक स्टोरी जस्ट टू रिपीट ओल्ड ट्रेडिशन। केवल पुराने ट्रेडिशंस को रिपीट करने के लिए फोक स्टोरीज का वो यूज़ नहीं करते, इंस्टेड ही यूज देम टू टॉक अबाउट द मॉडर्न प्रॉब्लम। तो क्यों यूज़ किया है उन्होंने, ताकि वो मॉडर्न प्रॉब्लम्स को बता सकें, ह्यूमन इमोशंस के बारे में समझा सकें। सो बाय डूइंग दिस ही कनेक्टेड द पास्ट विद द प्रेजेंट, और ऐसा करके उन्होंने पास्ट को प्रेजेंट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की है। तो कर्नाड टुक मैनी स्टोरीज, उन्होंने कई सारी स्टोरीज कन्नड़ फोकलोर एंड मिथ से उठाई। इन प्लेज लाइक हायवादन एंड नागमंडला ही यूज्ड सिंपल फोक टेल्स टू डिस्कस सीरियस इशूज़। उन्होंने सीरियस इशूज़ फोक टेल्स के माध्यम से उठाए हैं, आइडेंटिटी का इशू, लव का इशू, वुमेन का जो इशू है, वो सारे इश्यूज उन्होंने उठाए हैं। और उन्होंने फोक टेल्स को एग्जैक्टली कॉपी नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसको री इंटरप्रेट किया न्यू मीनिंग देते हुए, और ओल्ड बिलीफ्स पे भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। ही ऑल्सो क्वेश्चन्ड ओल्ड बिलीफ एंड ट्रेडिशन। ही मेड द ऑडियंस थिंक डीपली इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग ट्रेडिशंस ब्लाइंडली। सो फोक थिएटर ऑल्सो हेल्प कर्नाड टू कमेंट ऑन द सोसाइटी यूजिंग सिम्बॉलिक कैरेक्टर्स का वो यूज़ करते हैं, एंड वो इनजस्टिस के बारे में, जेंडर इनइक्वालिटी, रिलीजन, इन सब पे भी सवाल उठाते हैं। तो फोक स्टोरीज मेड दी सीरियस आइडियाज ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर
कॉमन पीपल। तो ओवरऑल हम क्या देखते हैं कि फोक जो टेल्स और स्टोरीज हैं गिरीश कर्नाड ने एज इट इज़ नहीं उठाए हैं, उन्होंने उसे मतलब थोड़ा सा चेंज किया है समय के हिसाब से, और जो सीरियस इश्यूज हैं उन्हें उठाया है। समाज के अंदर जस्टिस कैसे लाया जा सकता है, रिलीजन वाले मुद्दे हो गए, उन सब मुद्दों को उन्होंने अपने फोक स्टोरीज के माध्यम से उठाया है। एंड उन्होंने फोक थिएटर को मॉडर्न ड्रामा के साथ मिक्स भी किया है। तो कर्नाड also mixes folk theatre techniques with modern drama. He used mask, song, narrator, music from the folk theatre along with the modern stage idea. This made his play interesting and meaningful for all kind of audiences. So in the conclusion, Girish Karnad uses folk theatre in a creative and thoughtful way. He showed that folk stories are not old or useless but still important today. वो क्या दिखाते हैं कि folk stories guys पुरानी और useless नहीं होती हैं, आज के समय में वो कितनी ज़्यादा important है और किस प्रकार से वो ह्यूमन ट्रुथ को सामने लेकर आते हैं, सोशल इश्यूज़ को उठाते हैं इन अ सिंपल वे। ऐसा उन्होंने अपने प्लेस के माध्यम से दिखाया है। फिर आपको सिनेमैटिक जो रिप्रेजेंटेशन होता है फोक टेल्स का, मतलब जो भी फोक टेल्स आप सिनेमा में देखते हो उसके बारे में बताना है। तो सिनेमा गाइज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन शोइंग द फोक कल्चर टू अ लार्ज ऑडियंस। फोक सॉन्ग्स, डांस, स्टोरी, ट्रेडिशन ये लोगों तक पहुंचते हैं कैसे? फिल्मों के माध्यम से, स्पेशली दोज हु मे नेवर सी देम इन रियल लाइफ। हाउएवर, तो देखो जिसको भी फोक टेल्स के बारे में नहीं पता, सिनेमा के माध्यम से उन तक जानकारी पहुंचती है, उनकी कहानियां पहुंचती हैं। तो मेजर प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आती है? जब ऑथेंटिसिटी की बात होती है। तो फोक ट्रेडिशंस के अंदर क्या होता है? डीप मीनिंग्स होते हैं, बट सिनेमा उसको क्या कर देता है? सिंप्लीफाई कर देता है ज़्यादा अट्रैक्टिव और इंजॉयबल बनाने के लिए। तो फोक सॉन्ग्स एंड डांस आर समटाइम्स केवल विजुअल इफेक्ट के लिए यूज होते हैं, बट उनका जो रियल मीनिंग होता है ना, वो कहीं ना कहीं खो जाता है। अनदर इशू होता है स्टीरियोटाइपिंग का। तो फोक एंड ट्राइबल कम्युनिटीज आर ऑफन शोन एज बैकवर्ड। तो हम क्या देखते हैं कि उनको अनसिविलाइज्ड, बैकवर्ड दर्शाया जाता है। इन मैनी फिल्म्स आउटसाइड और अर्बन कैरेक्टर्स आर शोन एज हीरोज, जो कि इन कम्युनिटीज़ को सेव कर रहे हैं। मतलब बाहर से कोई कैरेक्टर आ रहा है और वो इनको तमीज़ सिखा रहा है, इनको सेव कर रहा है। तो एक स्टीरियोटाइप जो इनके पीछे बना हुआ है वो हमें फिल्मों में, सिनेमा में देखने के लिए मिलता है। और फोक कल्चर का प्रॉफिट के लिए भी सिनेमा यूज़ करता है। ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म को कमर्शलाइज कर दिया जाता है। कई बार देखो केसेस भी हमें देखने के लिए मिलते हैं इस प्रकार के। तो एट द सेम टाइम सिनेमा का गाइज एक पॉजिटिव साइड भी है। इट हेल्प प्रिजर्व folk traditions and spread awareness, especially through documentaries. Film also help folk culture change with time and stay relevant. Some filmmakers use folk stories to talk about social problem like the caste and gender equality. कई सारे जो हमारे फिल्म मेकर हैं वो फोक स्टोरीज को सोशल प्रॉब्लम्स वगैरह के बारे में, कास्ट एंड जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में भी सवाल उठाने के लिए यूज़ करते हैं। तो सिनेमा गाइस दोनों तरीके से, मतलब उसकी हेल्प भी कर सकता है फोक कल्चर की और उसको हार्म भी पहुंचा सकता है। तो इट शुड रिप्रेजेंट फोक ट्रेडिशंस विद ऑनेस्टी एंड रिस्पेक्ट, नॉट जस्ट एज एंटरटेनमेंट। नाउ आपके कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, जैसे कि फोक पेंटिंग्स पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो फोक पेंटिंग्स क्या होते हैं? ये आपके ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म होते हैं जो कॉमन पीपल के द्वारा ही क्रिएट किए जाते हैं। इसके अंदर आपको डेली लाइफ के बिलीफ, रिचुअल, कस्टम ये सब देखने के लिए मिलते हैं। दीज पेंटिंग्स आर यूजुअली मेड यूजिंग नेचुरल कलर एंड सिंपल टूल्स। फोक पेंटिंग्स ऑफन शो थीम्स फ्रॉम माइथोलॉजी, नेचर, फेस्टिवल। मधुबनी, वर्ली आर्ट हो गया आपके, है ना, वो सब आपके फोक पेंटिंग्स के उदाहरण हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हमारे कल्चर को प्रिजर्व करते हैं और ऑर्डिनरी लोगों की क्रिएटिविटी यहाँ पे दिखाई जाती है। जात्र क्या है? जात्र एक फोक थिएटर है, पॉपुलर फोक थिएटर फॉर्म है, मेनली फाउंड इन ईस्टर्न इंडिया, स्पेशली आपको वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और असम की साइड ये देखने के लिए मिलता है। इसको ओपन स्पेसेस में परफॉर्म किया जाता है, इसमें म्यूजिक भी होते हैं, डायलॉग्स भी होते हैं। एंड जात्र स्टोरीज आर ऑफन बेस्ड ऑन माइथोलॉजिकल टेल, मतलब इनकी जो थीम्स होती हैं वो रिलीजियस रहती हैं, कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं। द परफॉर्मेंस आर लाउड, इमोशनल, एंड उसका मीनिंग क्या है? लोगों को एंटरटेन करना एज वेल एज ऑडियंस को एजुकेट करना। तो जात्र प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग सोशल एंड मॉरल मैसेज अमंग द रूरल कम्युनिटीज़। फिर आपको कथकली के बारे में, जो कि एक डांस फॉर्म है केरला का, एंड उसको जाना जाता है फॉर इट्स कलरफुल कॉस्ट्यूम्स एंड फॉर हैवी मेकअप एंड वेरी डिटेल्ड एक्सप्रेशंस। तो स्टोरीज जो है कथकली में मेनली हमें इंडियन एपिक्स जैसे कि रामायण और महाभारत से ली हुई देखने के लिए मिलती हैं। इंस्टेड ऑफ स्पोकन वर्ड्स, परफॉर्मर यूज हैंड जेस्टर्स।
तो वो मुंह से कुछ नहीं बोल रहे होते, वो अपने हाथों के जेस्चर्स का यूज़ कर रहे होते हैं, जिसे मुद्रा कहते हैं, फेशियल मूवमेंट्स होते हैं उनके, एंड बॉडी लैंग्वेज होती है। तो कथकली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल स्टोरीज एंड शो केसिंग इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें आपको संस्कृताइजेशन के बारे में बताना है। संस्कृताइजेशन आखिर क्या होता है, ठीक है। तो गाइज ये एक प्रकार की सोशल प्रोसेस है, ठीक है, और ये आइडिया किसने दिया है? M.N. श्रीनिवास ने। इट मीन्स दैट लोअर कास्ट ग्रुप ट्राई टू रेज देयर सोशल स्टेटस बाय फॉलोइंग द कस्टम एंड लाइफस्टाइल ऑफ अपर कास्ट स्पेशली ब्राह्मण। तो यहाँ पे क्या बताया जाता है कि जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं वो अपने स्टेटस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कैसे? जब वो अपर कास्ट जो है स्पेशली ब्राह्मण के कस्टम्स और उनके लाइफस्टाइल्स को कॉपी करते हैं, वो उनकी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि वेजिटेरियन फूड खाना, रिलीजियस रिचुअल्स को करना और हिंदू गॉड्स की वर्शिप करना। तो संस्कृताइजेशन लोगों को हेल्प करता है कि वो सोसाइटी में रिस्पेक्ट गेन कर पाएँ, बट वो फुली कास्ट डिफरेंसेस को रिमूव नहीं करता। और वहीं वेस्टर्नाइजेशन का मतलब जब आप वेस्टर्न कंट्रीज से इन्फ्लुएंस हो जाते हो और वेस्टर्न जो पूरा एजुकेशन है, लैंग्वेज है, उसको अपना लेते हो, तो दैट इज वेस्टर्नाइजेशन। तो इट हेल्प इंडिया बिकम मॉडर्न। हम देखते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन ने इंडिया को मॉडर्न बनने में हेल्प किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसने हमारे जो ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस को कम कर दिया। तो गाइज आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल जो नंबर है वो भी आपको मिल जाएगा। ओके, सो आप वहाँ से अपना गेस्ट पेपर ज़रूर परचेज कीजिए। MEG 16 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपकी काफ़ी हेल्प होगी।